सो वी आर डूइंग मार्च महीने का करंट अफेयर्स। पिछले कुछ दिनों में एक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसी से आज का क्लास शुरू करेंगे। थोड़ा गंदगी भरा बात करेंगे इन द सेंस मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। हम लोगों ने, मैं इससे पहले भी क्लास में बार बार डिस्कस कर चुका हूं कि हमेशा रेडी रहना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा ही सकता है। मैं तो इस बार ऐसे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि समथिंग रिगार्डिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग पूछा जाए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के आए और अगर ऐसे में आए तो हमेशा स्टार्ट करना है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। क्यों हमेशा हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्यों स्टार्ट करना है? उसका पहला रीजन ये है कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रॉब्लम है, ये अराइज होता है जहां पर भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप ना किया जाए। तो जब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप ना किया जाए, तो अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में सोचें तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया में बना था, हमारा एक बहुत पुराना इतिहास है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसका वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इट इज द अर्बन प्लानिंग। और अर्बन प्लानिंग में भी एक बहुत अच्छा फीचर था ऑफ एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम। एक सिविलाइजेशन कब सिविलाइजेशन बनता है? जब उसमें एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर में हम लोगों को कहीं पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पर भी हम लोगों को ये ड्रेनेज सिस्टम या ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का नाम, ये टर्म हम लोगों को कहीं नहीं मिलता। बिकॉज उस समय लोगों का गंदगी लोग क्यों साफ करेंगे? उस समय तो समाज में ऊंच नीच का धारणा है ही नहीं। कम टू लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, कम टू वैदिक सिविलाइजेशन फर्स्ट। तो वहां पर तुमको चतुर्वर्ण मिलता है। वहां वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शूद्र का काम होता था। ये सब मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना। जितने भी गंदगी भरे काम हैं वो सब शूद्र का काम होता था। इससे पहले कहीं पर भी तुमको ये सब चीज ड्रेनेज सिस्टम में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो उसी से रिलेटेड एक चीज है, उसी से रिलेटेड एक स्कीम बहुत सालों से ये जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर के। क्यों? क्योंकि फेटेलिटीज यानी कि डेथ, बहुत ज्यादा जो डेथ है वो हम लोगों को इस मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में देखने को मिलता था। एक चैनल है यूट्यूब में, अनफिल्टर्ड बाय समधीश, उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक बहुत पेनफुल वीडियो है बोल सकते हो। उसको एक्सेस जब करोगे तो बहुत सारे चीजों का ध्यान होगा तुमको कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का गंदगी साफ कर सकता है और उसमें भी उस इंसान का डेथ हो जाए, ऐसे सिचुएशन में वो काम कर रहा है और उसको लेकर के हम लोग अनबॉदर्ड हैं। एज ए सोसाइटी वी आर अनबॉदर्ड, एज ए गवर्नमेंट इज ऑल्सो अनबॉदर्ड इतने सालों तक। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का संबित आ रहा है और गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पहले एक स्कीम लॉन्च किया है। दिस स्कीम इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मैनुअल स्कैवेंजिंग, बट हां उसमें इस चीज को जोड़ा गया है, दैट इज द पीएम सूरज स्कीम। अब इस पीएम सूरज स्कीम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पीएम सूरज? सो पीएम सूरज का मतलब है पीएम के बाद एस में प्रधानमंत्री सामाजिक, इसका फुल फॉर्म लिख लोगे। हमेशा किसी भी स्कीम का फुल फॉर्म और उसका नोडल मिनिस्ट्री, ये दोनों पता होना बहुत जरूरी है। सो सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम सूरज। पीएम सूरज में जो सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण है, ये एक्चुअल में क्या है? इट्स अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्रेडिट। ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्रेडिट सपोर्ट टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मतलब कौन कौन?
इसमें बहुत सुंदर सा एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का एक एग्जांपल मिलेगा तुमको। क्यों? क्योंकि पीएम सूरज के अंडर में गवर्नमेंट ने नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, एक नोमैडिक ट्राइब का एग्जांपल दो इंडिया में। इंडिया में नोमैडिक ट्राइब का एक एग्जांपल दो मेरे को, एक नाम बताओ। एक ट्राइब ऐसा है जो बहुत पॉपुलर है, जो हमारे यहां पे भी हम लोगों को दिखता है, एंड दे आर नोमैडिक ट्राइब बिकॉज उनका कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं है और वो पूरे देश में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। ऐसे बता पाओगे एक नाम? आई जस्ट वांट टू लिसन टू वन नेम, एनीवन। अपने आसपास भी देखते हो। सेमी नोमैडिक, एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब मतलब जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता है, वो वेदर के हिसाब से, हाँ बंजारास है ना, जो बंजारास हैं दे आर नोमैडिक ट्राइब्स। फिर गड्डीज, गड्डी एक ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में। ये लोग भी एक्चुअल में दे आर शेफर्ड्स, तो अपने भेड़ों को लेकर के वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। तो सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स को भी उससे जो लोग बिलोंग करते हैं, और जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो डी नोटिफाइड मतलब नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं जो एसटी में आते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंपेरिटी है, कैसा होता है, असम के जो राजवंशीज हैं उनको एससी नहीं मिलता है। यहां के जो सिंघोस है, राय है, जो एक्चुअल में राजवंशीज हैं, उनको यहां पर एससी नहीं मिलता है, शेड्यूल कास्ट नहीं मिलता है। बट यही चीज अगर तुम वेस्ट बंगाल में जाओ तो राजवंशीज को वहां पर शेड्यूल कास्ट मिलता है। तो आसाम में दे आर डी नोटिफाइड, वो नोटिफाइड नहीं है एज अ शेड्यूल कास्ट, बट वेस्ट बंगाल में चले जाओ तो दे आर पार्ट ऑफ द नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट। तो डी नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स, बाकी तो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट इनको तो मिलेगा ही, दे आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। सो इनको क्रेडिट सपोर्ट देने का जो काम है वो किया गया है, और ये किसके थ्रू किया जाएगा? इट विल बी डन थ्रू दी पीएम सूरज स्कीम। अब पीएम सूरज स्कीम में एक दूसरा पोर्शन है। दूसरा पोर्शन क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ा पीएम नमस्ते स्कीम को समझना पड़ेगा, या पीएम को हटा दो इससे, मतलब पीएम को हटा दो मतलब पीएम का ये वर्ड हटा दो, पीएम को कैसे हटाएंगे? नमस्ते। नाउ नमस्ते इज ए स्कीम, इसका क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है नमस्ते। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। उनको रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर मतलब जो मैनुअली सेप्टिक टैंक्स, क्लॉग्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, इनको क्लियर करते हैं अपने जान को जोखिम में डालकर। इनको क्या किया गया था? इस पे रिहैबिलिटेट करने का बात किया गया था थ्रू दिस नमस्ते स्कीम। अब ये जो नमस्ते स्कीम है, इसके अंडर में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपल कमिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, दे आर आवर अर्बन लोकल बॉडीज। आसाम में इससे पहले टाउन कमिटीज भी हुआ करता था। तो ये जो टाउन कमिटीज, म्युनिसिपल कमिटीज और ये जो मेरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गुवाहाटी इज नाउ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके अंडर में क्या किया गया है कि कुछ कुछ काम इस अर्बन लोकल बॉडीज को दिया गया है। समझते हैं व्हाट इज नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम को अगर समझोगे तो इसमें जो सबसे पहला चीज समझोगे कि अर्बन लोकल बॉडीज को क्या काम दिया गया है। ठीक है, उससे पहले नमस्ते स्कीम के अंडर में या नॉर्मली भी गवर्नमेंट के टर्मिनोलॉजीज में मैनुअल स्कैवेंजिंग को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर देखोगे तो सबसे पहला मैनुअल स्कैवेंजिंग का अगर देखोगे तो उसमें बोला गया है कि इट इज डिफाइंड एज, मैं बार बार बोलता हूं, एग्जाम में चतुर्नामलिंगम वाला डेफिनेशन ही काम में आता है, रणछोड़दास सांचर वाला नहीं आता है। ठीक है,
एग्जाम में चतुर्नामलिंगम वाला डेफिनेशन ही काम आएगा तुम्हारा। मशीन साड़ वही काम आता है, वो चतुर्नामलिंगम वाला डेफिनेशन रणछोड़दास चाचर वाला नहीं काम आएगा। तो डेफिनेशंस को हमेशा अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन के बारे में सोचते सोचते ही तुम्हारा, बिकॉज तुम्हारे पास 40 to 50 सेकंड्स होता है एक आंसर को फॉर्म करने के लिए, उस पर अगर तुम डेफिनेशन ना फॉर्म कर पाओ, मैं बोलता हूं हर चीज को डिफाइन करना आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो अगर हम लोग नमस्ते स्कीम में देखें तो वहां पर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बात हुआ है। तो इट इज डिफाइंड, मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन excrement, the removal of human excrement from public streets. Public streets मतलब रास्ते, ड्राई लैट्रिन्स, जो कि अभी बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है ड्राई लैट्रिन, फिर भी बहुत जगह में तुमको दिखेगा। क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, जो सेप्टिक टैंक्स हैं तुम्हारे घर में भी है, मेरे घर में भी है, नहीं होता तो पागल हो जाते, बीमारी से नहीं तो काम से, मतलब काम करते करते। गटर्स एंड सीवर लाइन्स, so this is what is manual scavenging. It is the removal of human excrement from public streets, dry latrines and cleaning septic tanks, gutters and sewers. This is what manual scavenging is. अब बोलोगे सर इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग, इंडिया जैसे कंट्री में, इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है, क्या उसमें ये लीगल है? नाउ एक बात मेरे को बताओ, मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में लीगल है इलीगल है? मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है? एनीवन? इज इट लीगल इन दिस कंट्री? Yes, 2013 এটা PEMSR বলি এটা অ্যাক্ট আছে, that is the prohibition of, next point এটা নোট কৰি লবা যে it is banned in India, যে it is a banned practice manual scavenging। মানুহে মানুহৰ লেতেৰা বস্তু কিয় চাফা কৰিব? আমি ইমান টেকনলজি, আমি চাঁদত গৈছো, we have went to the moon and after that আমি কি কৰি আছো? manual scavenging কৰি আছো। আমি এটা ড্রেন ভালকে সাফা কৰিব পৰা নাই, ক্লগ হৈ গলে মানুহক তাতে তলত যাব লগা হয়। সো ইট ইজ prohibition of employment, as manual scavenger and their rehabilitation act, या जिसको हम लोग PEMSR 2013 का ये एक्ट है, इसके तहत दिस प्रैक्टिस इन इंडिया इज बैंड। तो फिर तो ये इलीगल हुआ, फिर भी ये काम क्यों होता है इंडिया में? और ज्यादा से ज्यादा इसको गवर्नमेंट बॉडीज ही करवाती है। सबसे खतरनाक काम यह है कि ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, आम आदमी से ज्यादा गवर्नमेंट ही इसको करा रही है। सबसे खतरनाक चीज तो यह है, गवर्नमेंट इसको कोई एक रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रही है, लेकिन धीरे धीरे अभी काम होना शुरू हुआ है। आईआईटी मद्रास इसमें बहुत ज्यादा आगे है। आईआईटी मद्रास ने ऐसे बहुत सारे मशीन्स दिए हैं जिससे इन मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और सिर्फ काम कम होने से ही नहीं चलेगा, ये जो सेकेंड पोर्शन है दैट इज उनको रिहैबिलिटेट करना, कहीं पर और दूसरे जगहों पर काम देना, तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी था इसमें, ठीक है। तो ये जो स्कीम था इसमें ये दो चीज है यहां पर, ठीक है। इसमें मैकेनाइज करने का बात किया गया था और रिहैबिलिटेट करने का बात किया गया था। अब इसके अंदर में, अब इसमें समझ लो कि जो नमस्ते स्कीम है इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? एनी आइडिया? मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा सोचना पहले, उसके बाद आंसर पढ़ना। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक हो गया, चलो यस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग एक हो गया, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। ये नोडल मिनिस्ट्री समझ लेना कि एक तो अर्बन एंड हाउसिंग मतलब अर्बन एरियाज का ज्यादा काम है ये, और दूसरा सोशल जस्टिस, ये ज्यादातर लोग इनमें से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, प्रिफरेबली फ्रॉम दी कम्युनिटीज हु वर ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड, मतलब आज से नहीं, जो वाल्मीकि संप्रदाय है ना, जो बास्फोर संप्रदाय है, उनको कोई भी किसी भी जगह में वो लोग चले जाए, देयर आर मेनी ऑफिसेस जहां पर वो लोग काम करते हैं, अभी भी वहां तक, दिस इज द रियलिटी आई एम स्पीकिंग, उनको अभी भी उसी नजर से देखा जाता है। कुछ दिनों पहले तो मैंने ये भी सुना, एक टीवी चैनल का कोई एक डिबेट चल रहा था, वहां पर ये जो शब्द है इंडिया में, जैसे कुछ कुछ शब्द हम लोग भारत में नहीं बोल सकते, जैसे हम लोग यूएस में वो एन वर्ड नहीं बोल सकते हैं, उसी तरीके से इंडिया में यू कैन नॉट कॉल एनीवन चमार, बिकॉज चमार इज अ डेरोगेटरी वर्ड। अगर तुम किसी को बोल दो, यू कैन बी बुक्ड अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये सब हम लोग मान सकते हैं, लेकिन इनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और इनका रिप्रेजेंटेशन अभी भी गवर्नमेंट में, सरकारों में बहुत कम है। तो जब तक हम लोग इनका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट सरकार में, सरकारी ऑफिसेस में बढ़ा नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग इनका उत्थान, जिसके बारे में वो जो सूरज का यू है उत्थान, वो नहीं कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, कुछ कुछ अर्बन लोकल बॉडीज को कुछ कुछ ड्यूटीज दिया गया था अंडर दिस नमस्ते स्कीम। ठीक है, नमस्ते स्कीम कब वो हुआ था? इट वॉज इन 2022 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लिख लेना, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इट वॉज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टार्टेड इन 2022. Now this scheme has some objectives. इसको थोड़ा सा समझना है। ऑब्जेक्टिव्स को क्यों समझना है, अभी समझ लेंगे। देखो, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नमस्ते स्कीम, इसको क्यों समझना है, थोड़ा सा इसको सेंसिटिविटी से चीजों को समझना। यू आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस। सेंसिटिव नहीं बनोगे तो एक ऐसा ऑफिसर बनोगे, बहुत सारे आईएएस बनते हैं ना, बहुत सारे आईपीएस बनते हैं, बहुत सारे एसीएस बनते हैं, कितनों को याद रखता है कोई? Who is the chief secretary of Assam now? One of the last surviving Assamese IAS. Who is the chief secretary of Assam? Anyone? Ma'am? Who is the chief secretary of Assam? देखा, खा गया ना धोखा। Mr. Pawan Bod Thakur. Pawan Bod Thakur is the Chief Secretary of Assam, and he is one of the last surviving IAS in the country. Assamese IAS in the country. অসমৰ পৰা IAS ইমান কম হৈছে, এটা লাহে লাহে আহি আছে বাৰু। লাষ্ট ইয়াৰ ময়ূৰ হাজাৰিকা হৈছে, but he is also IFS. He will not come as a Chief Secretary. So the problem is कि অকমান যদি sensitivity লৈ না ভাবা বস্তুবিলাক, you cannot become a successful civil servant. आईसीएस बहुत है ना, आईएएस बहुत है, আমি সবার নাম মনত রাখিব নোৱাৰো, চিফ সেক্রেটারি নাম আমি কিয় মনত ৰাখিব পাৰা নাই? So the thing is, we have to think like that. If you want your work to remain like this, you have to think like this. ठीक है, वरना एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर बना दिए जाओगे, तब जाके लोग तुम्हारे काम को पहचानेंगे। चलो, ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव्स, जीरो फैटेलिटीज, कोई भी मृत्यु नहीं होना चाहिए। नमस्ते स्कीम के अंडर में इसको एंश्योर करना बहुत जरूरी है। और ये ऑब्जेक्टिव्स किसको दिया गया था? अर्बन लोकल बॉडीज को ये काम दिया गया था। इसका स्कीम था कि जीरो फैटेलिटीज होना है, जीरो फैटेलिटीज इन सैनिटेशन, जीरो फैटेलिटीज इन सैनिटेशन, माने सैनिटेशन वर्क्स, इसको ऐसे लिख लेना। स्किल्ड वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है, स्किल्ड वर्कर्स को, क्योंकि अभी भी, इस बात को शायद सुन के अजीब लगेगा कि अभी भी किसी भी सेप्टिक टैंक में या सीवर लाइंस में, जहां पर मैनहोल्स वगैरह होते हैं शहरों में, वहां पर हार्मफुल गैस बन रहा है या नहीं, जनरली मीथेन बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हार्मफुल गैस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, उसको कैसे चेक करते हैं पता है? चेक करते हैं कि उसके अंदर में कॉकरोच है या नहीं। जो सीवेज लाइन है, अगर उसमें कॉकरोच है तो इट मींस कि उसके नीचे जाया जा सकता है। एंड इफ देयर इज नो कॉकरोच, नहीं जाते हैं। जो सीवर वर्कर्स होते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। दूसरा इज अ कैंडल थ्योरी, मतलब कैंडल टेक्निक। क्या करते हैं? एक कैंडल को जलाते हैं और धीरे से उसको नीचे लेके जाते हैं। अगर कैंडल बुझ जाए, इसका मतलब उसमें हार्मफुल गैस है। अगर किसी ने मिशन रानीगंज मूवी देखा है, तो मिशन रानीगंज में एक लैम्प था, लैम्प का नाम मैं भूल रहा हूं, इफ एनीवन रिमेंबर्स यू कैन से दैट। मिशन रानीगंज मूवी में भी जब वो कोल माइंस के अंदर जाता है तो कोल माइंस में गैस बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको कैसे देखता है? देयर इज अ लैम्प, है ना? तो उसी टाइप का एक लैम्प है किसमें? इन सीवर लाइंस में जब काम करते हैं। तो हाउ डेंजरस इट इज। तो स्किल का बहुत ज्यादा अभाव है, तो स्किल्ड वर्कर्स को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन फीसेस। तुम्हारे वर्ज्य पदार्थ के साथ कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखना कैसे उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है कि टू कलेक्टिवाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इट्स पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। कैसे रिहेबिलिटेट किया जाएगा? उनको स्किल डेवलप करने से, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह में लाने से, ताकि जो सैनिटेशन एंटरप्राइजेस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऐसा काम नहीं कि उनको कुछ और बनाने के लिए दे दिया जाएगा, नहीं, वो जिस काम में स्किल्ड है, सैनिटेशन एंटरप्राइजेस, अलग अलग सैनिटेशन प्रोडक्ट्स को बेचना, बनाना, क्योंकि उनका स्किल है उस चीज में, है ना? टू कलेक्टिवाइज देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है? एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह तो रहेगा ही उसमें, और इंक्रीजिंग अवेयरनेस तो रहेगा ही, ठीक है? अब स्कीम का कुछ कुछ फीचर्स हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज करेंगे। तो की फीचर्स नमस्ते स्कीम का देखोगे तो उसी से हम लोग कनेक्ट करेंगे पीएम सूरज में जो किया गया है नमस्ते स्कीम के साथ। की फीचर्स क्या है? सबसे पहला चीज, की फीचर्स विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, या इट्स अ डायरेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है? अर्बन लोकल बॉडीज क्या करेंगे? उनको ये डायरेक्शन दिया गया है ये सब करने के लिए। क्या डायरेक्शन दिया गया है? पहला, आइडेंटिफिकेशन। उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाइंग द मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है? नमस्ते स्कीम में जो सेप्टिक और सीवर टैंक वर्कर्स हैं, SSW बोला गया है उनको, सेप्टिक एंड सीवर टैंक वर्कर्स, इनको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला काम है, ठीक है? उसके बाद उनको जो पीपीई किट है, वो वाला पीपीई किट नहीं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनका अलग पीपीई किट है। इसी के साथ बात करेंगे उस चीज में कि ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। दे विल प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग एंड पीपीई किट्स विल बी प्रोवाइडेड। लिख लेना कि प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग एंड पीपीई किट्स, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई का फुल फॉर्म, तो उनके लिए पीपीई किट, कोरोना वाला पीपीई किट अलग है, उनका पीपीई किट अलग है, ठीक है? सैनिटेशन रेस्पॉन्स यूनिट्स बनाना है, सैनिटेशन रेस्पॉन्स यूनिट इसको बनाना है, ठीक है? जो क्या काम करेगा? दे विल रन सम सेफ्टी ड्राइव्स, ठीक है? और ये जो मेन पॉइंट हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं, ये जो 2022 में जो ये स्कीम बना था, जो लागू हुआ था, उसके बाद इस स्कीम में जो काम था वो पीएम सूरज के थ्रू किया गया है। दैट इज टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स
provide health benefits to the manual scavengers and their families, to SSWs and their families. किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा? एनी आइडिया? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं? आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू इनको प्रोवाइड किया जाएगा. हेल्थ बेनिफिट्स टू सीवेज एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज थ्रू द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दी आयुष्मान भारत स्कीम. ठीक है. और इस पे बहुत सारे स्कीम थे, जैसे जो नेशनल क्या बोलते हैं उसको, एक उनका जो एक नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम है, कॉर्पोरेशन सॉरी, और अर्बन लोकल बॉडीज उसके साथ मिलकर के अवेयरनेस बनाना है, ये सब. और सैनिटेशन वर्कर्स को लाइवलीहुड असिस्टेंस देना है कि जब मैकेनाइज हो जाए तो उनको वहां पर भी स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ काम मिलता रहे. ठीक है. तो अगर हम लोग इस चीज में देखें, अभी ये वाला, ये जो अपना लास्ट वाला पॉइंट था कि उनको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है, यही चीज हम लोगों को कहां पर आकर के मिलता है? पीएम सूरज में एक क्लॉज ये है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री डिस्ट्रीब्यूटेड आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स. आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स या आयुष्मान भारत कार्ड, जो तुम्हारे पास भी होगा शायद, मेरे पास नहीं है बिकॉज आई एम ऑफ दैट स्टेट जो इसको अभी तक लागू नहीं किया है. सो आयुष्मान हेल्थ कार्ड एंड पीपीई किट, पीएम सूरज के अंडर में, एंड पीपीई किट्स टू सफाई मित्र जिनका नाम है, जिसको एसएसडब्ल्यू बोल रहे हैं हम लोग, जिसको गवर्नमेंट ने सफाई मित्र भी कहा है. ठीक है. ये अलग अलग नाम देने से थोड़ी काम हो जाएगा, काम का काम होगा तो अच्छा होगा. ठीक है ना. तो ये हम लोगों ने नमस्ते स्कीम के साथ इसको जोड़ा, तो यहां पर ये चीज आ गया. अब पीएम सूरज ये जो स्कीम है, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को क्रेडिट सपोर्ट देना है, लोन वगैरह देना है, किनको मिलना चाहिए? इनको मिलेगा. तो ये इसका नोडल मिनिस्ट्री क्या हो सकता है? एनी आइडिया? व्हाट कैन बी द नोडल मिनिस्ट्री? एनी आइडिया? बताओ. Yes, it will be the Ministry of Social Justice and Empowerment. बस चीजों को अभी से कनेक्ट करना सीखो. और मिनिस्ट्रीज को देखो, मिनिस्टर्स के नाम ये लिखे होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ये हुज हु. इस चीज को हमेशा एने सर्च करिबा गूगल गए हुज हु ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, पूरा मिनिस्ट्री तुम्हारा आई যাব কোনে কি মিনিস্ট্রি আছে কি আছে. ঠিক. আৰু এই কেটা লগে লগে পিএম সূৰজত বা পিএম নমস্তে তাৰ লগত আৰু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় গৰিমা অভিযান বুলি এটা স্কিম আহিছিলে, এই যে মোদীজীয়ে যে ভৰি ধুই দিছিলে, যে মনত আছে না নাই মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ বিলাকৰ? ৰাষ্ট্ৰীয় গৰিমা অভিযান. ৰাষ্ট্ৰীয় গৰিমা অভিযানত কি হৈছিলে? ইট ইজ দি নেশ্যনেল কেম্পেইন ফৰ ডিগনিটি এণ্ড ইৰাডিকেশ্যন of the practice of manual scavenging and rehabilitate manual scavengers. ठीक. These are some additional readings, जैसे अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन. ठीक है. मुद्रा लोन वाला जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लोगे. एंड प्लीज ट्राई टू कंसिडर दीज टाइप ऑफ इश्यूज एज अ सेंसिटिव वे, और इसको ऐसे टाइप में भी लिखने का कोशिश करना कि द इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया, या कि इन 21st सेंचुरी ये चीज कितना जायज है तुम्हारे लिए. ये वर्ल्ड में बहुत जगह पे होता है, लेकिन बाकी जगहों पे इसको मैकेनाइज कर दिया गया, बहुत सारे मशीन्स हैं.
अभी तो यूट्यूब वगैरह में तुम देख पाओगे, ठीक है। तो क्या है कि इन सब चीजों को थोड़ा सा सेंसिटिविटी से देखने का कोशिश अभी से सीखो, ठीक है। अभी से सीखोगे तो देखोगे थोड़ा सा मजा आएगा, मतलब तुम अलग तरीके से सोच पाओगे चीजों को। नहीं तो क्या होगा, चीजों को पढ़ तो लोगे लेकिन काम में नहीं आएगा तुम्हारा, है ना। तो काम में लाने के लिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते रहना है और सेंसिटिविटी अपने अंदर बिल्ड करो। लिखना और आसान हो जाएगा, तब सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अंदर से आएगा, ठीक है। एज ए सिविल सर्वेंट सोचा करो, सोच अपना बदलो पहले। चलो लेट्स गो ऑन टू, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ये सोशल सिक्योरिटी GS1 का जो टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सोशल जस्टिस का है GS2, उसके लिए जो हम लोगों ने अभी पढ़ा PM सूरज और PM नमस्ते, ये दोनों GS2 में जो अपना सोशल जस्टिस आता है, सोशल जस्टिस का क्वेश्चन आता है GS2 में पॉलिटी पर्सपेक्टिव में, उसमें हम लोग कर सकते हैं। एंड इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन सोशल एम्पावरमेंट के तरीके से ये क्वेश्चन GS1 में भी पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैं जानबूझ के ये लगा रहा हूं ताकि थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा घूम जाए और समझ पाओ। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में हम लोग पढ़ेंगे आज इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट GPT नाम सुने हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPT इन चैट GPT? मस्त क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPT इन चैट GPT? बोलो। ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं कुछ कुछ, ट्रांसफॉर्मर्स। नाउ दे आर कॉल्ड चैट GPT में, दे आर कॉल्ड जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स, समथिंग रिलेटेड टू AI, इसलिए मेरे को याद आया अचानक से, मैं बोल रहा हूं ये चीज। नाउ व्हाट इज इंडिया AI मिशन? AI का यूज हम लोग लाइफ में कभी ना कभी करते ही हैं। तो जो कैबिनेट है उसने इंडिया AI मिशन को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है ताकि इनोवेट कर सके हम लोग। नाउ इट्स अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू कैटलाइज द AI इनोवेशन। क्या क्या करेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? वन इज, गवर्नमेंट का ही लाइन है ये, टू कैटलाइज, कैटलाइज मतलब मिलाना है दोनों चीजों को, कैटलाइज AI इनोवेशन। AI का जो इनोवेशन है उसको कैटलाइज करना है किसके साथ? किसके साथ? जो हमारा विजन है एक्चुअल में, डेमोक्रेटाइजिंग, कैटलाइज AI मिशन। उसके बाद दूसरा है लेकिन दोनों रिलेटेड है, डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग एक्सेस। सबको मिलना चाहिए, डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग एक्सेस, प्रोवाइड स्टार्टअप कैपिटल, जो भी AI में काम करेगा, प्रोवाइडिंग स्टार्टअप कैपिटल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको लेकर के इस बार क्वेश्चन GS3 में जो भी मेंस देने जा रहे एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज एथिकल AI प्रैक्टिसेस। एथिकल AI प्रैक्टिसेस, एथिकल AI को एंश्योर करना, टू एंश्योर एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेज एंड ड्राइव द इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ, ताकि हम लोग सबको इंक्लूड करके ही ग्रोथ में लाए, कोई पीछे ना छूट जाए। दिस इज द एक्चुअल मिशन मेरा, जो ऑब्जेक्टिव्स है एक्चुअल में। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला हम लोग पीछे छूट जाते हैं, किसमें पीछे छूट जाते हैं? जो सबसे पहला चीज दैट इज कि हम लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ कंप्यूटिंग हार्डवेयर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, इसमें चैलेंजेस में लिख सकते हो ऐसा। जो हमारा AI है उसको बिल्ड करने में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास
हार्डवेयर का शॉर्टेज है, हमारे यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है ना हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का अभी भी नहीं होता है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ऐसे चैलेंजेस लिख सकते हो, ऐसे यहां लिख सकते हो कैसे एड्रेस हो जाएगा, बाय इंसेंटिवाइजिंग, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट से तो बना नहीं सकते अभी, इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू बिल्ड हार्डवेयर असेंबली यूनिट्स। जैसे एक एग्जांपल दो, बहुत रिसेंट एग्जांपल है रिगार्डिंग आसाम है। क्या प्राइवेट ইনসেন্টিভাইজ কৰি আছে আমাৰ আসামৰ এটা সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসি আছে, ইন্ডিয়াৰ এটা সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসি আছে, দুটা অকমান এটা ৰিডিং মাই লবা। ঠিক তাতে কি হ'ব, ইনসেন্টিভাইজিং দি প্ৰাইভেট এন্টাৰপ্ৰাইজেছ টু বিল্ড হাৰ্ডৱেৰ আমাৰ যেটো জাগিৰোডত হ'ব গৈ আছে, কি হ'ব গৈ আছে, মাইকটো অন কৰা আৰু আনসাৰটো দিয়া, বহুত মানুহে তোমালোকে জানা। ইট ইজ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी एट जागीरोड, है ना। कौन बना रहा है, विच प्राइवेट एंटरप्राइज इज बिल्डिंग दैट, टाटा विथ द हेल्प ऑफ PSMC फ्रॉम ताइवान, है ना। तो यही है ना शॉर्टेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू बिल्ड हार्डवेयर फॉर जेनरेटिव AI, है ना, जेनरेटिव AI। दूसरा चैलेंज हमारे पास क्या है, एक इकोसिस्टम नहीं है हमारे पास AI के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब लैक ऑफ AI इकोसिस्टम। हमारे पास स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अब ये इकोसिस्टम का मतलब क्या है, एक स्टार्टअप खोलने के लिए तुम्हारे पास जो जो चीज चाहिए वो तुमको किसी एक जगह में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो परमिशंस चाहिए, तुमको कहीं पर लाइसेंसिंग चाहिए, तो ये तुमको एक जगह में मिल जाना, दैट इज कॉल्ड एज मतलब इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम कैसे बिल्ड होता है, फॉर एग्जांपल बैंगलोर चले जाओ तुम, तो तुम्हारे पास एक स्टार्टअप को खोलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बिकॉज वहां पर एक इकोसिस्टम बन चुका है। गुड़गांव चले जाओ तुम, हैदराबाद चले जाओ तुम, तुम्हारे लिए स्टार्टअप को रेज करना हैज बिकम सो इजी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो हम लोगों को AI के लिए भी एक इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करेंगे, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लिख लेना ऐसे, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम चला सकते हैं। वी कैन डू सम स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स, वी कैन स्टार्ट सम स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स रिगार्डिंग द लैक ऑफ AI इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे, किसके साथ, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनर्स एक साथ में आएंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्किल्ड वर्कर, अभी ऐसा बोल दूंगा तो कुछ लोग भड़क जाएंगे कि कम है या ज्यादा है। एक्चुअल में स्किल्ड वर्कर फॉर AI बहुत कम है, तभी तो लोग डर रहे हैं। स्किल्ड एम्प्लॉयज लिख सकते हो ऐसा, लैक ऑफ स्किल लिख लो, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। कैसे होगा ये लैक ऑफ स्किल्ड लेबर का एड्रेस कैसे करेंगे हम लोग ये चीज, तो लैक ऑफ स्किल्ड लेबर जो हमारे पास है इसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के साथ। जो टाटा करेगा, अभी भी कर रहा है, बेंगलोर में आसाम के लगभग 100-150 ऐसा ही कुछ था, वो जो फोटो रिलीज किया था, वहां पर बेंगलोर में दे आर ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं टाटा, ताकि जागीरोड में आकर के काम कर सकें। इसी के साथ साथ जो पूरा फैसिलिटी बनेगा हिंदुस्तान पेपर मिल का, जो पुराना वाला जो नौगांव का नौगांव ब्रांच ऑफ द हिंदुस्तान पेपर मिल था, एक काछार में था, एक नौगांव में है, ये जो नौगांव वाला उसका सेक्टर था वहां पर ही बन रही है। वहां पर उसी के बगल में एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनेगा, टाटा खुद ही बनाएगा, ताकि इन्हीं सब फैक्ट्रीज में हेल्प कर सके। तो लैक ऑफ स्किल लेबर जो है इट कैन बी एड्रेस थ्रू स्किल डेवलपमेंट। हाँ, ताकि हम लोग क्या, और हम लोग अपने डेमोग्राफी को भी यूज कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो कि यूजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, हाँ ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली माई चैलेंजेस, और चैलेंजेस को कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसे, वो जो हमारे पास वहां पर एड्रेस करने का जगह था। ठीक है,
अब काम कैसे करेगा, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? तो नोडल मिनिस्ट्री में जो सबसे पहला चीज समझोगे कि ये काम करेगा, इट विल वर्क, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस, it will be implemented by the India AI Independent Business Division, किसके अंडर में? अंडर दी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, अंडर दी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इसके अंडर में आएगा ये। ठीक है, अब इसके बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी हैं, थोड़ा बस नाम लिख लेना, मैं बताता जाऊंगा, समझ लेना क्या क्या है। पहला इंडिया, कंपोनेंट्स ऐसे लिख लेना ऊपर, कंपोनेंट्स। पहला इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, दिस इज, इसको कैपेसिटी को बिल्ड करना। कैसे बिल्ड किया जाएगा? इट विल बी देयर विल बी अ वन स्टॉप, ये जो मेरा इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी है, इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। किसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा? इट विल बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर जो मेरे एआई रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगी, जो एआई इनोवेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए मेरे को, वो मेरे को यहां से मिल जाएगा। इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी वन स्टॉप सोल्यूशन रिसोर्स सेंटर, इट विल बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। क्या बनेगा ये एक्चुअल में? ये इट विल बी अ रिसोर्स सेंटर, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज यहां से मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो जीपीयूज हैं उसको एस्टेब्लिश करेगा, कहां पर यूज करेगा उसको? हेल्थ, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस में एआई को यूज करने के लिए, इसको यूज करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट कि मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में कैसे हम लोग एआई को बिल्ड कर सकते हैं, गवर्नेंस में हेल्प करने के लिए मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में इसको डेवलप किया जाएगा। ऐसे लिख लो, हेल्थ टू यूज एआई इन हेल्थ, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस थ्रू मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। पता नहीं मेजर माइनर लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, बाकी इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म और बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके रहेंगे, इन सबको थोड़ा सा देखना है। और गवर्नमेंट के कुछ और भी स्कीम्स हैं रिगार्डिंग एआई, उनको याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग एआई। तो यहाँ में एक तो इंडिया एआई हो जाएगा, दूसरा जीपीएआई या ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एआई, ये गवर्नमेंट का ही स्कीम था, स्कीम मतलब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। इसका बारे में गवर्नमेंट और बात करेगी। मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था, लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी शायद मार्च में ही ये आया था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अभी। यूएस इंडिया एआई इनिशिएटिव एक और है दूसरा, यूएस इंडिया एआई इनिशिएटिव। सो ये जो है हमारा अलग अलग बाकी एआई से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर माय एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द इंडिया एआई मिशन। ये तो मेरा एक साइंस एंड टेक का टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद एक जो टॉपिक था उसमें पोल्यूशन का, हाँ पोल्यूशन का टॉपिक क्यों आया था ये? एनीवन? गुवाहाटी या आसाम से रिलेटेड है, बोल पाओगे? Sir, Guwahati second polluted. And first was what? ইন্ডিয়ার ভিতৰত ফার্স্ট পলিউটেড কান্ট্রি কোনটো আছিলে? কব পাৰিবা? এনিवन? which city in India या which place in India was the most polluted city मार्च महीने में? Anyone? Dolly, it's Patna, it's okay, but
It's that the place is very near to us. It's in Meghalaya, but very near to Guwahati. It's called Bornihart. Bornihart is a place in Meghalaya that became the most polluted city in the world. In India. समझ रहे हो चीजों को कितना? एंड गुवाहाटी बिकेम द सेकंड. ऑफ कोर्स सेकंड कभी भी AQI मार करके सर्च किया करो, वो हमेशा रेड रहता है गुवाहाटी का. मैं 2 दिन पहले थोड़ा सा ऑरेंज बना था, पता नहीं आज तो मैंने चेक नहीं किया. तो AQI में ये बहुत ज्यादा उसमें वो आया था. तो इसी के रिलेटेड ही हम लोग आज कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे. दैट इज एयर पोल्यूशन. जैसे एयर पोल्यूशन के कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. देखो जब भी AQI मारोगे तो वहां समथिंग PM आता है. व्हाट इज दैट PM? और एयर पोल्यूशन के साथ साथ आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज NCAP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCAP? नेशनल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCAP? एनीवन? एयर पोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है उसका? इट इज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ठीक है. अब ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसका काम क्या है एक्चुअल में? इसी के साथ साथ हम लोग एक एक करके डील करते जाएंगे. एयर पोल्यूशन NCAP, देन CREA. व्हाट इज CREA? दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर. ठीक है. तो जो NCAP है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज NCAP. इट इज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. NCAP का फुल फॉर्म नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. अब बताओ इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? Which ministry will be the nodal ministry? मैं सबसे पूछूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा. ठीक है. लिख लोगे कि ये NCAP was started in 2019 by the Ministry of. कौन होगा इंडिया में? कौन सा मिनिस्ट्री होगा? सोचो थोड़ा सा. हे भगवान. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज. इट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. इसका काम क्या है? दिस इज द फर्स्ट एवर एफर्ट. ऐसा फर्स्ट एवर इंडिया में ऐसा एफर्ट आया है टू फ्रेम. इसका ऑब्जेक्टिव है टू फ्रेम अ नेशन वाइड फ्रेमवर्क. To frame a nationwide framework for cleaner air. For cleaner air. Cleaner air and ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. क्लीनर एयर या क्लीनर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि एयर तो खराब होगा ही, उसको कैसे डील करें हम लोग. ठीक है. इसमें अगर तुम देखोगे देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. उसमें कभी भी AQI में देखोगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो देयर आर सम कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल PM10, PM2.5 ऐसा दिया रहता है. व्हाट इज PM10 एंड PM2.5? इसका क्या इंप्लीकेशन है? बोल पाओगे कोई? एनीवन? एनीवन? क्योंकि ये जो PM2.5 है, इसका सीधा सीधा रिलेशन IIT दिल्ली का एक रिसर्च आया था. एग्जाम में ये क्वेश्चन पता नहीं कभी पूछेगा या नहीं. जान के रखो कि PM2.5 जो है, PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर. PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर. एक होता है 2.5, एक होता है 10. This 2.5 and 10 are the diameter. व्यासार्ध. इफ ये अगर ये पार्टिकल है, इसका 2.5 मिलीमीटर, इसका 10 मिलीमीटर का जो डायमीटर है, उसके बारे में बात करता है.
ठीक है। अब PM 2.5 क्या है, चलो बात करते हैं PM 2.5 क्या है, समझ जाओगे चीजों को। फुल फॉर्म लिख लेना, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5। नाउ PM 2.5 ये एक्चुअल में क्या है, इट इज फाइन पार्टिकल्स, या हम लोग बोल सकते हैं दे आर फाइन पार्टिकल्स, लिख लो फाइन पार्टिकल्स consisting of हमारे उसमें भी होता है ये, जो परफ्यूम का बॉटल हम लोग यूज करते हैं उसमें भी होता है। क्या होता है बोल पाओगे? एक तो CFC है, चलो परफ्यूम के बॉटल में CFC तो रहता है, दूसरा एक चीज भी रहता है, क्या रहता है, एनी आइडिया? एनीवन? So PM 2.5 are fine particles consisting of aerosols. What are aerosols? तुम्हारे परफ्यूम के बॉटल में भी देखोगे वहां लिखा रहता है फ्री ऑफ एरोसोल या एरोसोल फ्री। सो फाइन पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल क्या है ब्रैकेट में लिख लो, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन अ गैस। अब सस्पेंडेड समझने के लिए फिर सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ये सब समझना पड़ेगा। आई होप सस्पेंशन समझते हो, जब किसी चीज में किसी चीज को जबरदस्ती घोल दिया जाता है, दे आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो गैस में जब इन पार्टिकल्स को, ड्रॉपलेट्स को जबरदस्ती डाल दिया जाएगा और उसमें रहेगा वो, तो एक ओपेक टाइप का, ओपेक नहीं एक्चुअल में ट्रांसलूसेंट टाइप का, ट्रांसलूसेंट मतलब जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है, ऐसे टाइप का एक मटेरियल डेवलप होता है। तो ये जो PM 2.5 है, दे आर दी फाइन पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ एरोसोल्स, hold on, the fine particles consisting of aerosols containing 2.5 fine aerosols particles containing तो लिखी है ना, याद है, measuring 2.5, इसका जो साइज होगा measuring 2.5 माइक्रॉन्स, 2.5 মাইক্রনস। আমি যেটো প্লাস্টিক ইউজ কৰো, প্লাষ্টিকৰ মানকটো জানা কিমান মাইক্ৰনছৰ তলত হ'ব লাগে? 25 মাইক্ৰনছৰ, and this is 2.5 microns or 2.5 microns smaller in diameter, তাতকে তলত থাকিব, তাক আমি কওঁ PM 2.5। ঠিক है, এটুত কি কি থাকে एक्चुअली? So the common components in PM 2.5 are sulfates, nitrates, black carbon and ammonium। এবিলাক আমার কি? These are the particles that are actually found in PM 2.5। Particulate matter 2.5 ত আমি এই কেটা বস্তু পাও। Now India's annual average PM2 level, it has reached 58.1, যেটো তাতে গৈ মানে পার্সেন্টেজত আমি যদি চাও যে per meter cube of air earth there are 58.1 PM2 percentage। समझ रहे हो कितना ज्यादा है? हाँ, আৰু যদি তুমি এতিয়া ফ্যাক্টস বিলাক লব যোৱা, so India has 11 of the 15 most polluted cities in the world, in Southeast Asia, in South Asia। लिख लो इस चीज को,
इंडिया हैज 11 out of 15 most polluted cities in साउथ एशिया। ये 2021 का डेटा है, उससे कर सकते हो इस चीज को। ठीक, अब ये जो PM 2.5 है तो सेम यही रहेगा, खाली मेजरिंग 2.5 माइक्रॉन्स है यहां पर, वो मेजरिंग 10 माइक्रॉन्स बन जाएगा जब हम लोग PM 10 के बारे में बात करेंगे। तो जो एक्चुअल में NCAP का काम है वो क्या है, ये जो मेरा PM 2.5 है और PM 10 है, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे। अब इसका काम क्या है, ये जो मेरा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाना है या जो फ्रेमवर्क बनाना है, इसका काम क्या है कि इट सीक्स, या द NCAP ये क्या काम करता है, इट सीक्स टू कट the concentration of coarse PM10 ऑफ कोर्स, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना PM10 या PM 2.5 नहीं, PM 2.5 तो फाइन पार्टिकल्स में आएगा। PM10 आर कॉल्ड दी कोर्स मटेरियल्स या कोर्स मैटर्स, कोर्स पार्टिकल्स कुछ भी लिख सकते हो। सो इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स मैटर दैट इज PM10 एंड फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स मतलब PM 2.5 एरोसोल जिसका डायमीटर 2.5 है, फाइन पार्टिकल्स बाय एटलीस्ट 20% इन नेक्स्ट 5 years, बाय एटलीस्ट 20% इन नेक्स्ट 5 years, in next 5 years। ठीक, सो दिस इज हाउ NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, द CPCB, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी का वो बोर्ड सब लगा होता है ऐसा, देखे हो कहीं पर, कहां पे लगाया है, गुवाहाटी सिटी में कहां पे लगा है, सिटी के बीचों बीच लगा है एक जगह पे, कहां पे लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर दिखता है, कुनबा को परिबा बहुत सिनाकियत जगह से हमारे ताते लोग वासे नहीं ताते इंफॉर्मेशन भी लग दिया है, सब इंफॉर्मेशन दिया रहता है इधर, किसी भी सिटी का कितना पॉल्यूशन का मानक है, PM10 कितना है, PM 2.5 कितना है, सब ये वहां पर दिया रहता है वो बोर्ड में। गुवाहाटी सिटी के बीचों बीच एक बोर्ड है पान बाजार में, कॉटन के सामने। ठीक है, सो ये जो काम है ये किसके थ्रू करता है, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किसके थ्रू काम करेगा, इट विल वर्क ऑन, इट कवर्स, ऐसे लिख सकते हो, इट विल कवर 132 नॉन अटेन्ड सिटीज, नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये टर्म अंडरलाइन करना, नॉन अटेनमेंट सिटीज को करेगा। दे विल बी आइडेंटिफाइड बाय द, दे विल बी आइडेंटिफाइड बाय द CPCB और द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको आइडेंटिफाई करेगा, पहले से आइडेंटिफाई करके रख चुका है, उसके अंडर में ही इनका काम किया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ये जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है, या जिसको बोल सकते हैं दे आर द मोस्ट हैजार्डस सिटी, कहां पर है बोल पाओगे, मोस्ट हैजार्डस सिटी कहां पर है सबसे ज्यादा, एनी आइडिया। हैजार्डस मतलब जहां पर पार्टिकुलेट मैटर तुमको ज्यादा मिलेगा, जहां पर PM10 बहुत ज्यादा मिलेगा, PM 2.5 ज्यादा मिलेगा, कहां पर ऐसा पॉसिबल है, गुवाहाटी में क्यों इतना ज्यादा है, व्हाई गुवाहाटी इज सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, व्हाई। एनी आइडिया क्यों हुआ, एनी रीजन, मेरे को एक रीजन तो दो कि गुवाहाटी इतना पॉल्यूटेड बन कैसे गया, यहां तो बहुत ज्यादा कोई इंडस्ट्री भी नहीं था, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। पढ़ेंगे हम लोग गुवाहाटी का पॉल्यूशन, बोनियाड का पॉल्यूशन पढ़ेंगे इसको अलग से।
देखो द थिंग इज कि देयर आर अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्टेमिनेशन होता है. देयर आर सम मर्करी कॉन्टेमिनेशन, देयर आर सम ऑयल कॉन्टेमिनेशन. वो जो PM 2.5 वाला, वो तो एयर वाला पोल्यूशन का बात कर रहे हैं हम लोग. एयर वाला पोल्यूशन वेस्ट बंगाल में देयर आर 27 सच सिटीज जो कि हजार्डस है लोगों के लिए, फॉलोड बाय उड़ीसा. उड़ीसा हैज 23 सच सिटीज. ऐसे लिख सकते हो. हाँ, इसने क्या किया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 128 सिटीज या 128 साइट्स के बारे में बात किया है. दे आर द मोस्ट हैजार्डस. उसमें से वेस्ट बंगाल हैज 27, उड़ीसा हैज 23. उन्हीं में से जो 132 है, उन्हीं में से जितने भी नॉन अटेन सिटीज हैं उनको उनसे काम करवाएगा कौन? उनके अंडर में काम होगा NCAP के थ्रू. हो गया. अब CPCB क्या है थोड़ा सा समझ लो. व्हाट इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना. सबसे पहला चीज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी या इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. The CPCB is a statutory organization. It was constituted by the Water Prevention and Control of Pollution, Prevention and Control of Pollution Act 1974. जो CPCB बना था इसी स्टैट्यूटरी. अब स्टैट्यूटरी मतलब कोई बोर्ड कब स्टैट्यूटरी बन जाता है? व्हेन इट इज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो उसके थ्रू जब CPCB बना था तब ये 1974 में बना था. इसका पावर एंड फंक्शन सेम आता है उसी से. 1981 में इसका पावर्स एंड फंक्शन कहां पे, CPCB का पावर्स एंड फंक्शन कहां पे मेंशन्ड है? इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, इट इज मेंशन्ड इन सेम. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर वाला. वाटर वाला इन 1974. एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ये इंफॉर्मेशन में मदद करेगा, या इसी की वजह से फॉर्मेशन हुआ था. किसके थ्रू हो जाएगा? इसका और एक पावर रहेगा, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. कौन सा ईयर? वेरी सिग्निफिकेंट ईयर. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वेरी सिग्निफिकेंट, 1986. ठीक है. तो 74, 81, 86 ये जो तीनों एक्ट है, इसके थ्रू हम लोगों को क्या दिखता है? CPCB का फंक्शंस, उसका काम, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो का काम जो है वो हम लोगों को दिखता है. नाउ ये जो हम लोगों ने बात किया यहां पर, नॉन अटेनमेंट सिटीज. CPCB समझ गए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पावर्स एंड फंक्शंस इन तीनों एक्ट्स में बताए गए हैं. ठीक है, हो जाएगा ये. व्हाट आर दिस नॉन अटेनमेंट सिटीज? अगर बात करें नॉन अटेनमेंट सिटीज की, लेट्स टॉक अबाउट नॉन अटेनमेंट सिटीज. थोड़ा सा चीजों को समझ लेना. ये जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉन अटेनमेंट सिटीज आर दोज दैट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ national ambient air quality standard. national ambient বহুত টার্ম আজি কিন্তু কপিত লিখা হৈ যাব লাগে, পিছত যেন ৰিভাইজ কৰিব পাৰে এইবিলাক. ইটস কল্ড দি NAAQ. ঠিক है, इट इज कॉल्ड दी NAAQS. हाउ मेनी इयर्स? फॉर 5 years. লাস্ট 5 ইয়ার্সত যদি আমি এই বস্তুটো কি ন্যাশনাল এম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড যেটো আছে আমার, এইটো যদি আমি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো ফৰ 5 years, তেনেহলে that city become the non-attainment cities. Now what is this national ambient air quality standard? Saba ekdam আজি এই টপিকৰ কিমানখিনি টপিক তোমাৰ হৈ যাব, এই এয়াৰ পলিউশন ৰিলেটেড টপিক. What is this national ambient air quality standard?
એટલું કી સ્ટેન્ડર્ડ દે આર સ્ટેન્ડર્ડ these standards એને કે એરો એટા મારી એને કે લખી લો બાજે these standards are standards for they are standards for ambient air আমি কাক কও ambient air with respect to various pollutants. Ambient air with respect to various pollutants notified by CPCB under वो जो हम लोगों ने एयर वाला पढ़ा, that is CPCB under notified by the CPCB under the air प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981 का जो एक्ट था, इसके अंडर में क्या है, ये जो एम्बिएंट क्वालिटी के लिए दिया गया है, कौन सा कंपोनेंट है, छोटा करके समझ लेना कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन से कंपोनेंट, पहला PM10 कंपोनेंट्स, ये जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए जो भी विथ रिस्पेक्ट टू नोटिफाइड जो पॉल्यूटेंट्स हैं, नोटिफाइड पॉल्यूटेंट्स आर PM10, PM2.5 फाइन पार्टिकल्स एंड कोर्स पार्टिकल्स, ठीक है, ध्यान रखना। SO2, व्हाट इज SO2? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय SO2? सल्फेट्स, ठीक है, सल्फेट्स NO2 क्या हो जाएगा, नाइट्रेट्स CO एंड NH3, ठीक है, बाकी ओजोन, लेड, बेंजीन, निकेल, आर्सेनिक एटसेट्रा एटसेट्रा लिख लो, और ज्यादा नहीं है, आर्सेनिक एक और लिख लो फिर हो ही जाएगा कंप्लीट, बेंजोपायरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो दीज आर एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं अगर एयर में है तो, और बहुत ज्यादा अमाउंट में है, किसके अंडर, अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इसके थ्रू जो पावर दिया गया है CPCB को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, उसने जो मानक दिया है, ये जो पोल्यूटेंट्स दिया है, अगर किसी एयर में है, किसी सिटी के एयर में है, तो उस सिटी को हम लोग बोलेंगे इट इज दी नॉन अटेनमेंट सिटी। इंडिया में ऐसे कितने हैं टोटल? 132 सच नॉन अटेनमेंट सिटीज आर देयर, ठीक है, टोटल नॉन अटेनमेंट सिटीज कितने हैं? 132, ठीक है। अब टारगेट क्या है हमारा? PM2.5 PM10 का टारगेट क्या है? व्हाट इज द टारगेट? ऐसे लिख लो, टारगेट, ठीक है। हमारे इंडिया का एनुअल प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कितना है? सो द एनुअल प्रेस्क्राइब्ड लिमिट फॉर PM2.5 and PM10 and PM10, PM2.5 and PM10 are 40 micrograms, are 40 micrograms per cubic meter, पर क्यूबिक मीटर, ऐसे लिखा रहता है, ये देखना, ये जो एक ऐसा रहता है, दिस इज माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, ऐसा रहता है, एंड 60 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, 60 फॉर PM10 एंड 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर फॉर PM25 रेस्पेक्टिवली लिख लेना यहां पर। सो दिस इज द एक्चुअल टारगेट, ठीक है। इससे पहले 30 था, PM20 और 30 था, मतलब
20 रहना चाहिए PM2 2.5 का, और PM10 का रहना चाहिए 30, जबकि इसको फिर 40 और 60 कर दिया गया है 22 में। ठीक है, उसमें से सबसे मतलब बुरा लगता है क्या सोच करके कि इतने सारे जगह से, इतने सारे 132 सिटीज हैं, सिर्फ 38 ही ऐसे सिटीज हैं जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ, बहुत कम ऐसे सिटीज हैं जिन्होंने जो MOUs हैं उनको साइन किया है। तो दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मतलब इसका अगर टारगेट कितना मीट हुआ है अगर तुम बोल पाओ तो इसमें लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कौन करता है, दे आर एक्चुअली डन बाय द अर्बन लोकल बॉडीज, है ना। तो इसके तहत जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो उसने क्या किया है, उसने देखा है कि 32 आउट ऑफ 132 सिटीज दे एक्चुअली शोन इंटरेस्ट, दे एक्चुअली साइंड MOUs with CPCB and the CREA, the Center for Research on Energy and Clean Air, ठीक है। तो क्या है ये, उसके बारे में भी थोड़ा देख लो। जो CREA है, व्हाट इज दिस सेंटर फॉर, ऐसे लिख लो, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द CREA। इट्स अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी का रिपोर्ट आया था, बोर्निहाट का जो पोल्यूशन का वो था, ये इसी का रिपोर्ट था, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 2019 इन हेलसिंकी। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ एनीवन? हाउ? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ? हाउ? क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हेलसिंकी? सॉरी, मतलब हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? मैं आगे ही नहीं बढ़ाऊंगा क्लास अगर कोई ना बोल पाए तो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हेलसिंकी? हाँ? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हेलसिंकी? व्हाट इज द कैपिटल, मतलब इन ऑफ which country's capital is Helsinki? Nordic country, Sweden, Finland, Norway. It's the capital of Finland. नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। स्वीडन का है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन? ज़लातान इब्राहिमोविच। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन?